की तभी तो देखा। और चांदी का कटोरा किस घर में होता है? जिस घर में दौलत होती है। तो एक ही साधे सब सधाई। उसी तरीके से कांग्रेस ने हमारी आपकी कौम की खिदमत के लिए, हमारी आपकी कौम की तरक्की के लिए, हमारी आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए हमको अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री दी है। भूलिएगा नहीं, अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री। हमको हक और हुकूक की जरूरत, हमको लड़ने की जरूरत है, हमको राइट की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने में से कुछ शाहबाज नाम है, शाहरुख जैसे नौजवान 4 से 10 इस मोहल्ले से अगर 10 लोग निकले, उस मोहल्ले से 10 लोग निकले, उस मोहल्ले से 10 लोग निकले और चले जाएं आपके विकास भवन जो आपका अल्पसंख्यक विभाग है उसमें जाइए और वहां के अधिकारियों से पूछिए हमारे जो राइट्स हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं। हमको आज के डेट में जन जागरण की जरूरत है। हमारे लिए बहुत पॉलिसी बनी हुई है, इतनी पॉलिसी कांग्रेस ने बनाई है, अगर वो जमीन पर उतर जाए तो तस्वीर बदल जाएगी। मैं एक छोटा सा वाकया आप लोगों को जानता हूँ। कांग्रेस के बीच में लोग कांग्रेस से कट गए, उसके बीच में लोगों में गलतफहमियां डाली गई। क्या गलतफहमियां? जब सवाल पूछते हैं तो जानते हो लोग क्या कहते हैं? मैं भी आपके बीच का ही हूँ इसलिए जानता हूँ सवाल को। कहते हैं कि फिरोज जी ज़्यादा बात मत करो यार, हम आज़ादी के टाइम पे 47%, 35%, 32% नौकरियों में थे, कांग्रेस तो ला के हमको 2% पे कर दी। इम्तियाज जी, ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है आप लोगों को, तो मैं थोड़ा इस पर बोल देना चाहता हूँ। एक चीज़ बताइए ईमानदारी से, प्रतापगढ़ जनपद में कितने मुस्लिम वोटर हैं? मैं इस सवाल को कहीं जगह किया हूँ, कई जगह। तो कोई 2.5 लाख, कोई 2.25 लाख, कोई 3 लाख, कोई 3.5, कोई 3.25, इतना ही लोग बताते हैं। पूरे लोकसभा की बात कर रहा हूँ, वो दोनों विधानसभा छोड़ दो। तो मैं एवरेज 3 लाख पकड़ लेता हूँ। कितना? 3 लाख। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, अगर 3 लाख वोटर हैं, इन 3 लाख में कितनों की ये हैसियत है जो इस जिले के आला अधिकारियों, एसपी, डीएम या जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनसे जाके अपनी और अपनी कौम की बात को मजबूती के साथ रखें? कितने लोग हैं इसे? बता सकते हो आप लोग? बताइए भाई, कितने लोग इस हैसियत में हैं जो मजबूती के साथ अपनी अपने नस्लों की और अपनी कौम की बात जाके मजबूती के साथ रखें? 10, 20, 25, 50? बोलिए भाई आप लोग। 100, 200 कितने होंगे जी? 10, 15। चलिए, मैं आपने बहुत कम कहा, मैं बहुत बढ़ा देता हूँ, मैं 1000 मान लेता हूँ। 1000 लोग हैं जो हमारी बात को रख सकते हैं भैया। यानी हमारी कौम के वो क्रीम हुए, हमारी कौम के वो लोग क्रीम है। 1000 यानी 1000 लोगों को निकाल दिया जाए तो इम्तियाज साहब, अपनी कौम फिर 50-60 साल पीछे हो जाएगी। वो हमारे कौम के रहनुमा लोग हुए ना भाई, राह दिखाने वाले लोग हैं। उनको निकाल दो तो ये कौम फिर 50-60 साल पीछे हो जाएगी। उसी तरीके से जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं। जब देश का बंटवारा हुआ तो कौन लोग थे जो माइग्रेट यहाँ से पलायन करके पाकिस्तान गए? ईमानदारी से बताइएगा। पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग, जिम्मेदार लोग यही तो थे। कौन लोग थे भाई? जो जिम्मेदार थे, पढ़े लिखे लोग थे, कौम के रहनुमा थे, वही लोग हमको यहाँ से छोड़ के चले गए। असली वजह ये है। और एक चीज बताइए, अगर कांग्रेस की रीतियां नीतियां हमको बर्बाद करने की या कानून बना के हमको बर्बाद करने की जिम्मेदार होती हैं, तो 47 के टाइम की एक स्टोरी आपको बताता हूँ। उस वक्त जब आप देखोगे सन 47 के पहले और उस वक्त भी, तो उत्तर और दक्षिण भारत का कैलकुलेशन करिएगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। उत्तर भारत में हमारे पास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हमारे पास सर सैयद अहमद थे, हमारे पास तैयब जी थे, हमारे पास डॉक्टर जहांगीर थे। और दक्षिण भारत के किसी मुस्लिम लीडर का नाम बता सकते हो आप? नहीं बता सकते हो। और आज यानी 47 में वो नीचे थे, हम ऊपर थे। आजादी से पहले वो उनकी तरक्की रुकी हुई थी, हम तरक्की याफ्ता थे। और आज वो तरक्की पे हमारे नौजवान, सोचो एक बात, हमारे नौजवान जो हैं वो सऊदी दुबई जब जाते हैं तो आप यहाँ कहते हैं कि केरला वाले बड़ा एडवांस हैं, हैदराबाद वाले बड़ा एडवांस हैं। होता ही नहीं, हैदराबाद वाले बड़े एडवांस हैं, कर्नाटक वाले मुसलमानों की बात करते हैं वो बड़े एडवांस हैं। क्यों भाई? 47 में वो नीचे थे, हम ऊपर थे। हम तो बता रहे हैं कि असली हमारी बर्बादी का कारण हमारा क्रीम पाकिस्तान बांग्लादेश चला गया, ये हमारे असली बर्बादी का कारण है। लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं की बात मान लो एक बार,
अगर मान लो कांग्रेस की नीतियां ही जिम्मेदार हैं, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू दक्षिण के प्रधानमंत्री थे, यहाँ के नहीं थे क्या? या यहाँ के थे वहाँ के नहीं थे क्या? यहाँ के लिए अलग पॉलिसी, वहाँ के लिए अलग पॉलिसी बनाई थी क्या? अरे भाई एक ही तो पॉलिसी बनेगी। इंदिरा जी यहाँ की थी, वहाँ की थी, राजू जी यहाँ के थे, वहाँ के थे, शास्त्री जी वहाँ के थे, यहाँ के थे, एक ही थी ना, एक ही कानून था, एक ही नियम था। फिर क्या वजह है कि इन 72 सालों में, इन 70 सालों में दक्षिण भारत के लोग तरक्की कर गए और हम डम करके नीचे आ गए? असली वजह यही है कि वहां उनके लोग माइग्रेट नहीं किए, छोड़ के किसी मुल्क में नहीं गए, वो अपने बच्चों को, अपनी कौम की नस्लों को राह दिखाने के लिए मौजूद रहे। और हमारे लोग जो जिम्मेदार लोग थे वो माइग्रेट कर गए, पाकिस्तान चले गए, इसलिए हमारी नस्लें बर्बाद हैं। सैल्यूट करिए इसी कंडीशन में, इस विपरीत धारा में भी, कि आज कांग्रेस जैसी पार्टी जो आपको मिली हो, जिसने इतना बढ़िया संविधान दिया, हमारे बीच में ऐसे नौजवान पैदा किए कि आज हम लोग इस लायक हैं कि अपनी कौम की आवाज चौराहों पे, नुक्कड़ों पे, हर जगह जहां बुलंदी उठाने की जरूरत पड़ती उठाते हैं। बर्बाद करने पे होती तो वही बर्बाद होते, वो आबाद है, हम बर्बाद हैं, इसका मतलब है कहानी कुछ अलग है। जो मैंने बताई वही है, सोचिएगा इन बातों को। और आज अच्छा एक चीज सब अपने ही बता देते हैं, बाबरी मस्जिद को सवाल सभी करते हो कि नहीं करते हो? ये साहबानों के इसके बारे में कितने लोग जानते हो? यहाँ पे जानते हो कि नहीं? एक सुर में बोलिएगा, जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तभी बताओ, मैं बताऊंगा। या अल्लाह, ये हमारी कौम की असली बर्बादी का कारण है। साहबानों बाबरी मस्जिद केस में मात्र 2.5 साल का फर्क है, 2 साल का। आपको पता है कि नहीं? साहबानों केस ये था कि भोपाल की 2 साल का, हाँ, भोपाल में एक साहबानो थी जिनके आदमी मोहम्मद अहमद नाम था उनका, वो सरकारी नौकरी करते थे। उनके मियाँ बीबी का तलाक हो गया था, वो कोर्ट में चलने लगा और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक साहबानो जिंदा रहेंगी तब तक उनके हस्बैंड, उनके शौहर को उनको गुजारा भत्ता देना होगा। उस वक्त हमारे कौम के रहनुमा, हमारे आलिम, उन्होंने इसको कोर्ट को हमारी शरीयत में दखलंदाजी करार दी। और है, हमारी शरीयत क्या कहती है तलाक के बाद? इद्दत तक ही तो रहे ना बीवी, बाकी उसके बाद अपना हक में हर ले आओ जा, यही तो है। ये क्या है? अगर कोर्ट कहती है कि जिंदगी भर को गुजारा भत्ता देना होगा, तो ये हमारी शरीयत में दखलंदाजी थी। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुझे याद है मैं 4 या 5 में पढ़ता था बॉम्बे में, जुमे की नमाज के बाद मैं भी, उस आंदोलन हुआ, मैं भी निकल पड़ा। आपके यहाँ भी हुआ होगा, शायद आप लोगों को ध्यान नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन था वो, मैं भी निकल पड़ा। मुझे तमीज नहीं कि किस बात का आंदोलन है, नमाज पढ़ने के बाद सब धैर्य, हम भी निकल पड़ जाऊँ मस्जिद से। जाते रास्ते में रोक के पत्थरबाजी, वो पुलिस रोकती है, लाठी चार्ज करती है, आशीर्वाद छोड़ती है। तब मुझे समझ में नहीं आया, सुनता था साहबान, तब मेरे समझ में नहीं आया भाई ये है क्या। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैंने जानने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया, हो ये तो शरीयत के खिलाफ जो जजमेंट हुआ था उसके लिए आंदोलन था। और उस वक्त कांग्रेस की 2/3 बहुमत से सरकार थी, 407 या 417 MP थे कांग्रेस के, राजू जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया? पार्लियामेंट में स्पीच दी, चूंकि ये मुस्लिम आस्था का सवाल है, मुसलमानों की धार्मिक आस्था का सवाल है, इसलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश को बदला जाता है और उस कानून को बदल दिया और लिखवा दिया, आज के बाद भारत के किसी कानून का शरीयत में कोई दखलंदाजी नहीं। भैया, मैं आप लोगों से ये बात जानना चाहता हूं कि जिसने शरीयत को बचाने का काम किया, यही एक काम अगर आप याद कर लो तो हम तो छोड़ो, हमारी नस्लें अगर कांग्रेस को वोट दे तो कम है। अगर ये कानून न पलटवाया होता तो हम और आप शायद एक वक्त की कम रोटी खाते, अपने बच्चों को कम पढ़ाते, लेकिन इसी कानून को चेंज करने के चक्कर में परेशान रहते। आज के दिन ये बचाने का काम किया। आज भाजपा 1 नेशन 1 लॉ करती है ना, एक देश एक संविधान एक विधान, बात होता है ना, क्या है भाई, क्या दे दिया है उन्होंने हमको? क्या बदलना चाहती है ये? यही जो हमको धार्मिक आजादी मिली हुई है, मजहबी आजादी जो हमको मिली हुई है कि हम अपने मजहब को अपने मजहब के हिसाब से जिएं, इसी को छीनने की बात हो रही है। इसको राजीव गांधी ने हमको कानून बना के दिया है भाई। आखिर है क्या? हमारे वोट की कीमत 2 है क्या जो हमको छीनना चाहते हैं? वो
डबल है क्या? एक ही है। एक उनकी कीमत, एक हमारी कीमत। तो क्या हमसे छीनना चाहते हैं? यही जो राजू जी ने हमको वोट दिया है, वो हमको जो ताकत दी है। आप लोग, हाँ कुछ गलतियां हुई हैं, मैं नहीं कहता हूं कांग्रेस सब चंगा चंगा किया है, गलतियां हुई हैं, लेकिन वो गलती कैसे है भैया? हम गांव के रहने वाले हैं, 40-50 साल, थोड़ा लंबा हो रहा है सर, थोड़ा आप लोग एक मिनट 2 मिनट सब खत्म कर दीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि माहौल बना है, सुना ही देता हूँ। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, विश्वास करिए, अक्सर 40-50 साल पहले सब गरीबे गरीब थे ज्यादातर लोग। एक नौजवान निकला, पहले परदेश भी लोग नहीं जाते थे नहीं, बहुत कम जाते थे। एक नौजवान घर में से निकला, 3-4 भाई हैं, वो गया परदेश, बॉम्बे गया, सब कुछ करो, बॉम्बे गया, उसने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, वहां से पैसा भेजा, अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, भाई तरक्की किए, घर वाले तरक्की किए, पूरे घर का नाम रोशन हुआ, इज्जत बढ़ी रिश्तेदारियों में, समाज में उस घर की, और सबकी शादी ब्याह हुआ। हो सकता है कुछ करने में उस भाई ने अपनी बीवी के तानों से, होता है ना कि बीवियां ताना देती हैं, गरीब कमा के अपने भाई बहन घर खर्चा कर देगा, हमारे अपने लड़के बच्चा रखता है, होता कि नहीं होता है? हो सकता है बेचारा उस ताने में से परेशान होकर अपनी बीवी को एकाक थान जेवर ज्यादा खरीद दिया हो सकता है कुछ ताने से परेशान होकर, चल तुम खुश रहो, ज्यादा मत बोल, होता ना इसे, अपने बच्चों को थोड़ा बेहतर कपड़ा दे दिया हो, थोड़ा बेहतर स्कूल में डाल दिया हो कि बीवी भी खुश रहे, हो सकता है इसलिए किया हो। उसकी नीयत गड़बड़ नहीं थी, लेकिन बीवी को खुश करने के लिए बेचारे ने किया है। एक टाइम ऐसे आता है कि संबंध खराब होता है, आपस में झगड़े होते हैं, और तब यही बात वो भाई करता है जो कुछ नहीं करता, घर पर रहता है। अरे क्या बात करता तू, क्या किया राजू? कुछ नहीं किया, बड़ी बड़ी बात करता है। यही वर्ड होते हैं कि जब कमात रहा तो अपने मेहरारू को अलग से गाना बनवा के दिया है, लड़कियन को अपने अलग स्कूल में पढ़ावत रहा, अलग कपड़ा भी होता है। नहीं बात ये हर घर की दास्तान है, ये उसकी नीयत में कहीं खोट नहीं होता, और वो ताना देता है जिसने कभी कुछ नहीं किया। हम डाल देंगे ग्रुप में, हम डाल, क्यों? चिंता न करो, क्योंकि निकम्मों से गलती नहीं होती है, जिसने कुछ किया ही नहीं उससे गलती क्या होगी भाई? वो भाई किया बहुत कुछ है, इसलिए उससे गलती हुई बेचारे से। तो कांग्रेस से भी गलतियां हुई हैं, मैं नहीं कहता हूं नहीं हुई हैं, लेकिन उस बड़े भाई रूपी गलती हुई है। जिस तरीके से उस बड़े भाई से गलती हुई है, उस तरीके से कांग्रेस से जो कुछ गलतियां हुई इस तरीके से हुई हैं, सजाने में, संवारने में। हो सकता है किसी को ज्यादा कुछ करने के चक्कर में गलतियां कुछ हुई हैं, लेकिन छोड़ दो इंदिरा जी के, नेहरू जी का, राजू जी का। अरे मेरे भाइयों, 10 साल यूपी की सरकार चली, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली, राहुल जी जिसके जिम्मेदार थे, सोनिया जिसकी जिम्मेदार थी। कोई मुझे इस महफिल में से या कहीं से भी पकड़ के लाइएगा, मैं 10 दिन भी प्रतापगढ़ में हूँ 31 तारीख तक, एक प्रोग्राम बता दीजिए जो हमारी कौम के खिलाफ उन्होंने बनाया हो। मैं 10 प्रोग्राम आपको गिना के जाता हूं जो हमारी कौम की तरक्की के लिए उन्होंने किया। ये किया है कांग्रेस। और इस बीच एक भाईजान निकले हैं, हैदराबाद नरेश, वो कितने साल पुरानी पार्टी है पता है आपको? कितने साल की पार्टी है वो? 1927 में उस पार्टी की स्थापना होती है, यानी लगभग 93 साल। इसमें से एक चीज बताइएगा, 2014 से पहले कितने लोग उस पार्टी को जानते थे? भाई कितने लोग जानते थे बताओगे? क्यों नहीं जानते थे भाई? 93 साल पार्टी को आपको 7 साल पहले ही जानने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों उन्होंने अपने आप को 7 साल पहले प्रेजेंट किया कि हम भी हैं? 85 साल क्यों नहीं दिखाया? उनके बाप सलाउद्दीन साहब 5 बार में ले रहे हैं, MP सलाउद्दीन ओवैसी उनके फादर का नाम है, 3 बार दिए हैं। एक कानून आप बता दो, इन्हीं के 15 साल के MP रहने से कार्यकाल में, इनकी वजह से एक कानून हमारे आपके लिए, हमारी आपकी खिदमत जिससे हो सके, हमारी आपकी तरक्की जिससे हो सके, इनकी वजह से एक कानून बना हो। अरे हैसियत ही नहीं है। कांग्रेस की ताकत के साथ दिलाता हूं आपको, शिवसेना महाराष्ट्र में हमारी अलायंस पार्टी चल रही, शिवसेना के साथ चल रही कि नहीं? और तेलंगाना में इनकी भी अलायंस एक सरकार चल रही है। मोबाइल जनाब भैया, TRS के जरिए, TRS के अलायंस इनकी भी सरकार चल रही है। जब CA NRC पे हमारे खिलाफ पार्लियामेंट में कानून पास हो रहा था, तो शिवसेना जैसी कट्टर हिंदू वाली पार्टी, सोनिया जी लोकसभा में जब उन्होंने पक्ष में वोट किया, सोनिया जी को पता चला, सोनिया जी बहुत दहाड़ी की, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे अलायंस नहीं चलने वाले हैं। सेकुलरिज्म को ताक पे रख के हम कोई अलायंस नहीं करेंगे। और उसका असर जानते हो, दूसरा दिन जब राज्यसभा में था तो एक घुड़की पे, कांग्रेस की एक घुड़की पे शिवसेना जैसी कट्टर पार्टी को
राज्यसभा से वॉकआउट करना पड़ा। जानते हो कि नहीं आप लोग इसको? जानते हो ना? और जो हमारे भाईजान हैं, इनकी घुड़की कहाँ गई? इनकी धमकी कहाँ गई? इनका काम करने का तरीका कहाँ गया कि टीआरएस ने हमारे खिलाफ वोट किया? 10 या 11 वोट से वो पास हुआ था। क्यों भैया? कहाँ गया? टीआरएस के राज्यसभा ने हमारे खिलाफ वोट किया। तो ये दिखाने के लिए हैं। 2014 से पहले ये कभी मार्केट में नहीं थे। जानते हो क्यों? भाजपा ने झूठ बोल के, मक्कारी करके, फरेब करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन झूठ की बुनियाद पे, फरेब की बुनियाद पे सत्ता कब तक हासिल की जा सकती है? तो उनको लगा नहीं यार, ये तो जनता समझ जाएगी, जिन्होंने उनको बिठाया है वो समझ जाएंगे। तो उनको एक अच्छा ऑरेटर, अच्छा डायलॉग देने वाला आदमी चाहिए था, जो हैदराबाद नरेश हैं, जो हैं वो। उनको कहा, मैंने इंडिया टुडे में पढ़ा था इसको उस वक्त, अरुण जेटली जी के बारे में, कि 500 करोड़ रुपया ले जाकर उनको दिए 2014 में, कि भाई यहाँ क्यों पड़े हो, निकलो हैदराबाद से, आपके अंदर, आपकी जबान में वो तासीर है, जाओ फैल जाओ पूरे हिंदुस्तान में और हमको टारगेट करो, यानी भाजपा को टारगेट करो, हर बात के लिए टारगेट करो, ताकि हम हिंदुओं में दिखा सकें कि देखिए ये 15% जो रहने वाला है वो आपको किस तरीके से टारगेट कर रहा है। इतनी हिम्मत वो बोल रहा है, इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो आपकी बहु बेटियों को उठा ले जाएंगे, आपकी जवान बेटियों को छेड़ देंगे। यही प्रचार करते थे वो लोग, इसलिए इनको पैदा किया गया है, यही लोगों ने पैदा किया है। दलाल है, एजेंट एक नंबर के वो। अच्छा एक चीज बताइए, जब कभी जिन टीवी चैनलों को हम लोग नहीं पसंद करते हैं, जिनको कहते हैं गोदी मीडिया, जब कभी कुछ भी दिक्कत आती है तो इनकी बाइट कहाँ आती है पता है? आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, रिपब्लिकन टीवी, ऐसे चैनलों पे आते हैं जिनको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं। इन्हीं चैनलों पे आते हैं ये। कभी आपने न्यूज 24 या एनडीटीवी इनको देखा है? देखा है किसी ने? नहीं। क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों ने, जो इनकी सरकार को लिए गोदी मीडिया बनी हुई है, इनको भी प्रमोट कर रहे हैं। इनके 2 सांसद हैं आज के डेट में, पहले एक हैं, 2 हैं। और इसी देश में मौलाना बदरुद्दीन अजमल, नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जो यूडीएफ पार्टी के हैं आसाम के, 5 सांसद, 4 सांसद, अभी भी 4 हैं, 7 तक उनके सांसद होते हैं। कभी उनको देखा है टीवी वाले इस तरीके से उनका डिबेट लेते हैं? यही क्यों बार बार आते हैं? कौम की बात आए तो खाली मुस्लिम के नाम पे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है, मौलाना भी हैं, वो क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको लाया नहीं जाता। वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मंसूबे को पूरा नहीं करते। वो इस बात को जानते हैं, इसको करने से, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है, उसको इनको फायदा मिलेगा, इसलिए इनको पैदा किया गया है। तो मैं काफी ज्यादा बोला हूं, और आप लोगों से एक बार गुजारिश है कि आप लोग अपने समाज में जो भी ये 19-20 है, जो गंदगी फैली हुई है, मैं प्रतापगढ़ आया था इलेक्शन में, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, मुझे कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है। नीरज जी का इलेक्शन चल रहा था, दत्त जी, मैं यहाँ आया था, तो मैं कम से कम 10-20 गांव मोहल्लों में मैं गया था। लोगों ने कहा भैया एक बार हमका देखा गया। अरे किसको फायदा पहुंचा रहे हो इंटरनल आप? वो तो चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का नाश हो। हम और आप अपने अपने करके क्या कर लेंगे भाई? अगर हमारी बात का वजन तब रहेगा जब हमारी बात को नीरज आगे जाके मजबूती से उठाएंगे, विजेंद्र मिश्रा जी आगे मजबूती से उठाएंगे, डॉक्टर AK सिंह मजबूती से उठाएंगे, तो हमारे साथ ये रहेंगे, तो साथ पुलिस भी डरेगी, अधिकारी भी हमसे डरेगा। नहीं यार, उन्होंने सब साथ हैं, इसका मतलब बात सही, इनकी मांग जायज है। नहीं तो जो सरकार चल रही है वो तुरंत हमको तोहमत लगा देगी। वो तो चाहते हैं हम अकेले कोई मूवमेंट करें। हमारा सक्सेस, हमारी कामयाबी उसी में है, हम इन सबको साथ में ले चल के कोई मूवमेंट करें। तो मैं समझता हूं कि मैंने बहुत ज़्यादा बात आप लोगों से कही। आप लोगों से गुजारिश है कि जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो एक दूसरे के सुख दुख में जिस तरीके से पहले से आप लोग पार्टिसिपेट करते थे, हर मज़हब के लोग एक दूसरे से जाते थे, शादी ब्याह में जाते थे, मिल मिला के जैसे रहते थे वैसे मिल मिला के रहिए, और कांग्रेस के परचम को उठाइए। क्योंकि कांग्रेस को जितनी हमने सजा देने की कोशिश की, उस सजा में कांग्रेस का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ भैया, पलट के हमारा नुकसान हुआ है। 90% नुकसान हमारा हुआ है। इस सजा देने की ग्राफ से आगे बढ़िए और नॉलेज लीजिए।
हाँ जहाँ मैं एक शेर कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ हम जहाँ पर कि निगाहों को निगाहों से मिलाकर तो देखो, निगाहों को, दो शेर कहूँगा यहाँ पे, एक निगाहों को निगाहों से मिलाकर तो देखो, कांग्रेस से रिश्ता बना कर तो देखो, और सिमट जाएगी पूरी दुनिया तुम्हारे आगोश में। आप सब कांग्रेस को अपना कर तो देखो। एक बार आइए, उसको गले लगाइए, उनके साथ काम करिए। और मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय